These people are plotting to kill me. You need the police? No, you stop that, please! I will continue to fight until I bring my girl home. Police on Long Island are searching for a serial killer. We had somebody who's targeting sex workers. Basically with impunity, right under everyone's nose. There's somebody after me. Where are you, ma'am? I don't know. You're driving right now? No, I'm inside the house. I'm sorry? I'm inside the house. What house? I don't know. Can you trace where I am? I'm sorry? Can you trace where I am? No, I can't. What's your callback number you're calling from? Huh? What phone number are you calling from? ये आवाज़ 24 साल की शैनन गिलबर्ट की थी। उस रात शैनन ने 911 पर 1 या 2 मिनट नहीं, लगातार 23 मिनट्स तक बात की। वो ओआक बीच की अंधेरी सड़कों पर अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उस दिन पुलिस ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन शैनन उस दलदल और अंधेरे में जैसे हवा हो गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस एक लड़की को ढूंढते ढूंढते पुलिस एक ऐसी जगह पहुंच जाएगी जो सालों से एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। गिलगो बीच, न्यूयॉर्क से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर एक बहुत खूबसूरत समंदर का किनारा। अमीर लोग यहाँ अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं, लेकिन दिन के उजाले में चमकने वाली इस जगह के बिल्कुल पीछे एक ऐसी घनी और कंटीली झाड़ियों की पट्टी है जहाँ कोई गलती से भी नहीं जाता, और एक दरिंदे ने इसी सुनसान जगह को अपना हंटिंग ग्राउंड बनाया हुआ था। कहानी शुरू होती है 1 मई 2010 की रात से। शैनन गिलबर्ट, जिसे हम शैनन कहेंगे, वो एक एस्कॉर्ट थी। शैनन उस रात अपने ड्राइवर मिकाइल पाप के साथ ओक बीच के एक गेटेड कम्युनिटी में आई थी। उसका क्लाइंट था जोसेफ। रात के लगभग 4:30 बजे उस घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसका सच आज तक किसी को नहीं पता। शैनन अचानक आपे से बाहर हो गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और 911 डायल कर दिया। उसका ड्राइवर और क्लाइंट दोनों उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शैनन इतनी खौफजदा थी कि वो घर का दरवाज़ा खोलकर अंधेरे में सड़क पर भागने लगी। लगभग 4:45 AM ओक बीच के एक पड़ोसी जिसका नाम गस था, गस को अपने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोला तो शैनन वहाँ खड़ी थी। गस ने उसे अंदर आने को कहा और फ़ोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही शैनन अचानक मुड़ी और दरवाजे से अचानक अंधेरे में वापस भाग गई। उसके बाद उसी एरिया के एक और पड़ोसी ने उसे देखा, लेकिन तब तक वो उस दलदल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। महीनों गुजर गए। शैनन की माँ और बहनें रोजाना पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती रहीं, लेकिन पुलिस का रवैया ठंडा था। उनका कहना था कि शैनन ड्रग्स के नशे में दलदल में फंसकर डूब गई होगी, लेकिन शैनन की फैमिली जानती थी कि वो किसी आम हादसे का शिकार नहीं हुई। शैनन की फैमिली के दबाव में आकर दिसंबर 2010 में सफोल्क काउंटी पुलिस ने उस एरिया में एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 11 दिसंबर 2010 ऑफिसर जॉन मालिया अपने K9 डॉग ब्लू के साथ गिलगो बीच के किनारे उन घनी झाड़ियों में तलाशी ले रहे थे। ओशियन पार्कवे के ठीक किनारे अचानक उनका डॉग ब्लू एक जगह जाकर रुक गया। वहाँ कांटों और सूखे पत्तों के बीच एक बहुत ही अजीब सी चीज़ पड़ी हुई थी, एक फटी हुई और सड़ी हुई बोरी, जो कि लगभग ज़मीन में धंस चुकी थी, क्योंकि वो एरिया जो था वो दलदली एरिया था, झाड़ियाँ थी, बिल्कुल सुनसान वीरान सा एरिया था। ऑफिसर मालिया ने जब उस बोरी को खोला तो उनके होश उड़ गए। उस बोरी के अंदर एक इंसानी लाश का ढांचा था। लाश पूरी तरह गल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पहले उसे किसी ने वहाँ पर फेंक दिया हो। पुलिस को लगा कि उन्हें शैनन गिलबर्ट मिल गई है, लेकिन अगले ही दिन फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आई उसने पूरे डिपार्टमेंट की नींदें हराम कर दी। वो लाश शैनन गिलबर्ट की नहीं थी, वो किसी और की थी। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो वहाँ अकेली नहीं थी। 11 दिसंबर को गिलगो बीच की झाड़ियों से जो पहली लाश मिली वो शैनन गिलबर्ट की नहीं थी। डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि वो 24 ईयर्स की मेलिसा बार्थलेमी थी,
जो लगभग 1.5 साल पहले जुलाई 2009 में न्यूयॉर्क से गायब हुई थी। पुलिस के होश उड़ गए, अगर ये शैनन नहीं है तो शैनन कहाँ है? और मेलिसा की लाश इस सुनसान दलदल में बोरी में बांध कर किसने फेंकी? इस एक लाश ने पूरे इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल दिया। पुलिस समझ चुकी थी कि इस बीच पर कुछ बहुत ही गलत चल रहा है। 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जब पुलिस और K9 यूनिट्स ने ओशियन पार्कवे की उस पट्टी की मजीद तलाशी ली तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि ठीक वैसी ही 3 और लाशें वहां से बरामद हुई। मॉरीन, मैगन और अंबर। इन चारों औरतों को मारने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। चारों की लाशों को अलग अलग बोरियों में बांधा गया था और सबसे खौफनाक बात, कातिल ने इन चारों लाशों को सड़क से ठीक एक ही फासले पर और एक दूसरे से लगभग 500 फीट की दूरी पर एक परफेक्ट लाइन में फेंका था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सीरियल किलर का बनाया हुआ कब्रिस्तान था। मीडिया ने इन चारों को नाम दिया दी गिलगो 4। इन चारों लड़कियों में एक चीज़ कॉमन थी, ये चारों क्रेग्सलिस्ट नाम की वेबसाइट पर एज एन एस्कॉर्ट काम करती थी। मींस ये उस वेबसाइट पर एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। उसे पता था कि ऐसी औरतों के गायब होने पर पुलिस फ़ौरन एक्शन नहीं लेती और उनकी फैमिलीज की आवाज़ को दबा दिया जाता है। उसने अपने शिकार बहुत सोच समझकर चुने थे, लेकिन इस सीरियल किलर, जिसे अब लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर कहा जाने लगा, इसको सिर्फ लोगों को मारने में मज़ा नहीं आता था। उसके अंदर एक साइको सैडिस्ट छुपा था जो विक्टिम की फैमिली को तकलीफ में देखकर सुकून महसूस करता था। और इस बात का सबूत मिला उसके उन खौफनाक फ़ोन कॉल्स से जो उसने मेलिसा की 15 साल की छोटी बहन अमेंडा को की थी। मेलिसा के गायब होने के चंद दिन बाद ही उसकी छोटी बहन के फ़ोन पर रिंग बजी। कॉलर आईडी पर मेलिसा का ही नंबर था। अमेंडा ने खुशी से फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से एक मर्द की बिल्कुल ठंडी और काम आवाज़ आई। उसने पूछा, क्या तुम मेलिसा की छोटी बहन हो? अमेंडा ने कहा, हाँ। उस आदमी ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारी बहन एक तवाइफ थी और अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। सोचिए, एक 15 साल की बच्ची जो अपनी बहन को ढूंढ रही है, उसे वही कातिल उसकी बहन के फ़ोन से कॉल करके मजाक उड़ा रहा है। ये कॉल्स लगातार आती रहीं। एक कॉल में उसने यहाँ तक कहा कि मैं अभी उसे देख रहा हूँ, वो सड़ रही है। मतलब उसके कहने का ये था कि उसकी लाश या उसकी बॉडी सड़ रही है। पुलिस इस कातिल को ढूंढने के लिए पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उन्होंने अमेंडा का फ़ोन टेप कर लिया था। FBI और NYPD ने मिलकर उन कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश की। पता चला कि कातिल मैनहट्टन के सबसे क्राउडेड एरियाज़ जैसे कि टाइम स्क्वायर और मेडिसन स्क्वायर गार्डन से कॉल्स कर रहा था। वो जानता था कि वहाँ हज़ारों लोग होते हैं और CCTV में उसे पहचानना नामुमकिन होगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उसकी टाइमिंग थी। वो शातिर कातिल हर कॉल ठीक 3 मिनट से पहले काट देता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि पुलिस को एक मोबाइल सिग्नल को पूरी तरह ट्रेस करने में ठीक 3 मिनट लगते हैं। इसका मतलब साफ था, ये कोई आम अनपढ़ गुंडा नहीं था। ये एक ऐसा शख्स था जिसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के तरीकों के बारे में बहुत डीपली पता था। वो सालों तक लोगों की नाक के नीचे से निकलता रहा। वो एक भूत बन चुका था जिसका ना कोई चेहरा था ना कोई नाम, लेकिन ये भूत दिन के उजाले में अपना एक बहुत ही इज्जतदार चेहरा पहनकर घूमता था। अगर कोई कातिल मैनहट्टन के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होकर फ़ोन करे और फिर भी पुलिस उसे ना पकड़ सके, तो इसका एक ही मतलब है, वो बर्नर फ़ोन्स यूज़ कर रहा था। गिलगो बीच किलर 1 या 2 नहीं, बल्कि दर्जनों सस्ते प्रीपेड फ़ोन्स इस्तेमाल करता था। एक फ़ोन वो सिर्फ अपने शिकार को ढूंढने के लिए रखता, दूसरा फ़ोन उनकी फैमिली को डराने के लिए, और जब काम ख़त्म हो जाता तो वो फ़ोन किसी कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता। पुलिस के पास इन बर्नर फ़ोन्स का डेटा तो था, लेकिन उन फ़ोन्स का कोई रजिस्टर्ड ऑनर नहीं था।
ना कोई नाम, ना कोई एड्रेस, ना कोई क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री। इन फ़ोन्स को कैश देकर ख़रीदा गया था। FBI ने जब सेल टावर सिग्नल्स को ट्रेस किया तो उन्हें 2 ऐसी प्लेसेस मिली जहां ये फ़ोन सबसे ज़्यादा ऑन होते थे। पहली जगह थी मैनहट्टन का मिड टाउन एरिया और दूसरी जगह थी न्यूयॉर्क का एक मसापेक्वा पार्क। पुलिस को लग रहा था कि वो कातिल के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन तभी गिल्गो बीच की उस दलदल ने अपने और राज उगलने शुरू कर दिए। द गिल्गो 4 के मिलने के बाद जब पुलिस ने उस एरिया को मज़ीद आगे तक इन्वेस्टिगेट किया तो जो सामने आया उसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। वहाँ 4 नहीं बल्कि लगभग 11 लाशें छुपी हुई थी। इन नई लाशों की हालत इतनी ख़राब थी कि इनकी पहचान करना भी नामुमकिन था। इनमें एक औरत थी जिसे पुलिस ने पीच का नाम दिया क्योंकि उसके जिस्म पर एक टैटू था। उससे भी ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात यह थी कि इन लाशों के बीच एक छोटी सी बच्ची का ढांचा भी मिला जिसे अपनी माँ के साथ ही मारकर उस दलदल में फेंक दिया गया था। ये कब्रिस्तान दी गिल्गो 4 से सालों पुराना था। एक ही जगह पर 11 लाशें, एक सीरियल किलर आज़ाद घूम रहा है। लोग डर के मारे अपने घरों से नहीं निकल रहे। तो आखिर पुलिस ने इसे पकड़ा क्यों नहीं? यहाँ इस कहानी में आता है सबसे बुरा ट्विस्ट। लास्ट वाली कहानी की तरह ये कहानी भी 2 पार्ट्स में होगी। सो स्टे ट्यून गाइस।